ट्रंप मोदी मुलाकात, अमेरिका भारत की जुबान बोलने लगा। व्हाइट हाउस का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ निजामी साहब और इस्लामाबाद से साथ देते हैं इजहार उल हक साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकन सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वाशिंगटन में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दिफाई ताउन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का अज़्म भी किया गया है। और तो और इंडिया पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा कर रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। निजामी साहब, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर हैं सैयद सलाहुद्दीन आलमी जो हैं, उनको आलमी दहशतगर्द करार दे दिया गया है और साथ ही साथ उन पर पाबंदियां भी आयद कर दी गई हैं। किस तरह से ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये इंडिया और अमेरिका का हनीमून जो है वो बराक ओबामा के दौर में शुरू हो गया था। वो 2 दफ़ा भारत आए और बल्कि मैं थोड़ी सी और पीछे ले जाऊंगा, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में ही उन्होंने इंडिया को गले लगा लिया था। सही। अब ट्रंप जो है उनके दौर में इसमें मज़ीद आपको जफ्फी डाल पड़ती हुई नज़र आती है। लेकिन ये मोदी का जब से वज़ीर आज़म बने वो यानी कि 3 साल में सही ये 5वां दौरा है। 5 कर चुके बल्कि 6ठा है। सही। और इस दफ़ा वो पहले गैर मुल्की मेहमान हैं जो कि ट्रंप के साथ उन्होंने शाइया भी खाया। लेकिन जो इसके मुलाकात हैं इससे एक तो बड़ी जो वाज़ेह बात है जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि पहली दफ़ा मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान का नाम लेकर कहा गया कि वो दहशतगर्दों की पुष्पनाई से बाज रहे। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। बाकी जो सलाहुद्दीन को जो करार दिया सैयद सलाहुद्दीन को, जिनको शाह साहब की जाते हैं, उन्होंने कौन सा अमेरिका जाना है, उनके कौन से वहाँ से एसेट्स हैं। सही। जहाँ उन्होंने ईद प्रेजेंट दिया है मोदी को, मेरा ख्याल से बहुत बड़ा आसान किया है सैयद सलाहुद्दीन पे भी उन्होंने। सही। सैयद सलाहुद्दीन जो है ये शाह साहब जो हैं इनका एक बड़ा पुराना बैकग्राउंड है और ये एक ज़माने में ये इन्होंने मेन स्ट्रीम में भी आने की कोशिश की। 1987 में इलेक्शन भी लड़ा कश्मीर का उन्होंने। सही। उस ज़माने में उनको मुफ्ती सईद की सपोर्ट भी हासिल थी लेकिन वो हरा दिया गया। उसके बाद वो अफ़गानिस्तान गए, वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। सही। और वो उन्होंने कहा कि अब सिवाय आर्म्ड स्ट्रगल के और कोई चारा कार नहीं है। और इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये जो सलाहुद्दीन साहब हैं ये जब वहाँ से वापस आए हैं तो ये जमात इस्लामी से एसोसिएटेड थे। सही। इन्होंने जमात इस्लामी से भी अपना तल्लक जो है ना वो कतई कर लिया। ठीक। और ख़ासी इनकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन फ्लेक्सिबल आदमी हैं। इन्होंने ये नहीं कि आप अंदाज़ा करें कि जो मुशर्रफ के दौर में एक शख्स मंसूर एजाज था, ये वही है जो मेमो गेट वाला। सही। ये बाकायदा कश्मीर गया इनसे मुज़ाकरात करने के लिए। मुज़ाकरात हुए, सारा कुछ हुआ और ऐसा ख्याल था कि शायद मुंडे बेल, और फिर मंसूर एजाज की वालदा भी मिली उनसे। अच्छा। लेकिन ये बेल मुंडे नहीं चढ़ सकी और मुशर्रफ साहब का ख्वाब अधूरा रह गया। और जब वहाँ कश्मीर में मुज़ालम शुरू हुए तो इन्होंने इससे कतई तल्लक कर लिया। इससे पहले इनकी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में भी ये कुछ हुकूमत पाकिस्तान से नाराज़ थे कि वो इंडिया को एंगेज कर रही हैं। नवाज शरीफ से भी इनके अच्छे तल्लुकात थे। लेकिन जब ये आया क्या नाम है उसके बाद दौर एक जिसके अंदर वाजपेयी लाहौर प्रोसेस पे आया तो वो नवाज शरीफ से अलग हो गए। अब पुराना दिन वानी का अगले हफ्ते मेरे ख्याल से 9 जुलाई को बरसी उसकी। जी जी। वो शहीद की। उस मौके पर कश्मीर में लगनी है आग। सही। और इन्होंने एक नई जहद दे दी है इस बात को। और ये सैयद सलाहुद्दीन को डेजिग्नेट करना एज ए टेररिस्ट, इससे कोई मसला हल नहीं होगा। इंडिया का एक इंडिजिनस कश्मीर का मसला जो एक्सप्लोड होता जा रहा है।
और इंडिया जो है वो अटूट अंग उसको बनाए रखा हुआ है जी। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कोशिश की जा रही है कि आप इंडिया से मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया से मुज़ाकरात करे, लेकिन वो कश्मीर पे मुज़ाकरात करने को तैयार हो तो मुज़ाकरात करे। दूसरी तरफ ये इस सारी चीज़ का एक और जो मुझे लगता है वो ये है कि प्यूटन जो है अभी भी इंडिया का एक उनके हिलाई है, लेकिन जिस तरीके से हम बात करेंगे कि जिस तरह नवाजा जा रहा है मोदी को, प्यूटन अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहा है। सही सही जी। अब देखिए ना, अगर वो तालिबान की मदद कर रहा है, पाकिस्तान पे कहा जा रहा है कि डू नॉट सिर्फ डू मोर, आपने कहा वो कि डू मच मोर। सर इस पे हम अगले सेगमेंट में कैसे करेगा पाकिस्तान? ठीक है ठीक है। इजहार साहब, अमेरिका इंडिया की जुबान बोल रहा है, कुछ अच्छे साइंस नहीं है ये। देखिए, इस वक्त दो नैरेटिव्स हैं दुनिया में। एक पाकिस्तान का नैरेटिव है इस बारे में और दूसरा पूरी दुनिया का है। हम लाख इंडिया को बुरा भला कहते रहे हैं, लेकिन हमें दो हक़ाइक़ को तस्लीम करना पड़ेगा। पहला ये कि हमारे वज़ीर आज़म के मुकाबले में मोदी वहाँ के मुसलमानों के हक़ में जितना भी बुरा हो, पाकिस्तान के हक़ में जितना भी बुरा हो, भारत के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत मुतहर्रिक है, बहुत फ़ाल है और आलमी मंजरनामे पर वो बिल्कुल छाया हुआ है। आप यूएई देख लें, आप सऊदी अरब देख लें, आप कतर देख लें, फिर आप रूस और अमेरिका देख लें, वो ये साबित कर रहा है कि हमारी खारजा पॉलिसी उसकी खारजा पॉलिसी के बारे में के मुकाबले में नाकाम है। एक तो ये देखें कि वो खुद मुतहर्रिक और फ़ाल है, और दूसरा एक मंजी हुई सियासतदान सुषमा स्वराज जो है वो उसकी वज़ीर ख़ारजा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा, मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कोई नहीं, हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ हैं। अब सुषमा स्वराज के मुकाबले में या मोदी के मुकाबले में आप इनको देख लें कि ये कितने मुतहर्रिक हैं। अब ये जो मोदी की विजिट है, इसमें पाकिस्तान के लिए तीन बड़े सेटबैक हैं। पहला सेटबैक तो खुद ये विजिट है कि वो वहाँ पर गया, उसकी पजीराई हो रही है, अमेरिकन प्रेस में, अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसके बारे में खबरें दी जा रही हैं। पाकिस्तान को वो दहशतगर्द साबित कर रहा है, ट्रंप उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। एक तो ये, फिर वो ड्रोन और वो जहाज भी खरीद रहा है। ये पहला सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। दूसरा सेटबैक इस विजिट में ये है कि सलाहुद्दीन को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया गया है। अब आप लाख उसे मुजाहिद कहें आज़ादी का, आप लाख कहें कि उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मोदी ने जो काम करना था कर लिया है। आलमी मंजरनामे पर आपकी हाँ में हाँ कोई भी नहीं मिला रहा, लेकिन मोदी की हाँ में हाँ रूस भी मिला रहा है और अमेरिका भी मिला रहा है। ये जो उसको दहशतगर्द करार दिया गया है, ये खुद एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तीसरा सेटबैक पाकिस्तान को मिला है कि जो चीनी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने बिलवास्ता तौर पर कहा तो उसने भारत को है, लेकिन वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि आखना धी नू ते सुनाना नो नू, तो उसने भारत को ये कहा है कि आप पाकिस्तान से तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात कायम करें, बढ़ाएं। उसने भारत को ये नहीं कहा कि कश्मीर का मसला पहले हल करें। तो ये इन बिटवीन द लाइंस बैनुसतूर में पाकिस्तान को भी ये चीन पैगाम दे रहा है कि भाई हमारी लड़ाई ताइवान से है, हमारी लड़ाई इंडिया से है, लेकिन हमारे तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात हैं, तो तुम भी होश के नाखन लो। तो मजमूई तौर पर मैं ये अर्ज करूंगा कि ये तीन सेटबैक हैं और ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। हमारे वजीर खारजा जो हैं, जो वजीर आजम भी हैं, वो बिल्कुल मुतहर्रिक नहीं है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। वो कभी लंदन होते हैं, कभी वो मरी होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं। तो हम सिर्फ, अब बयान हमारे यहाँ कौन दे रहे हैं? वजीर दाखिला। अब आप देखिए कि जिस मुल्क में फॉरेन अफेयर्स को वजीर दाखिला डील कर रहे हैं, उस मुल्क की क्या खारजा पॉलिसी हो। ठीक है गुम्मन साहब, जैसा कि निजामी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए कश्मीर के ऊपर, लेकिन इंडिया तैयार नहीं है इन मुज़ाकरात को करने के लिए। पाकिस्तान को अपना क्या रोल अदा करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को रोल इसमें अदा कर भी सकता है या नहीं? इस तरफ बाद में आते हैं, पहले बात करते हैं कि क्या अमेरिका टेररिस्ट जो उसको सलाहुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कह सकता है या करार दे सकता है या नहीं दे सकता है। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल के एक नीचे अदारा है, उसको काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट बोलते हैं, जिसका बेसिकली काम ही है कि पूरी दुनिया के अंदर
जो इस तरह की शख्सियत, फ़र्ज़ करें किसी को आपने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करार दिलवाना है, तो जो एग्रीड पार्टी है या फ़र्ज़ करें इंडिया है, वो जो उस CTDE के पास जाता है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दायर करता है कि ये शख्स पाकिस्तान में बैठा हुआ है और हमारे खिलाफ, ये हमारे मुल्क के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, लिहाजा इसको ग्लोबल टेररिस्ट आप डिक्लेयर करार दे दें। वहाँ पे इशू डिस्कस होता है, उसके बाद वोटिंग होती है, सिक्योरिटी काउंसिल में इशू जाता है, और उसके बाद हमारे पास जो फ़र्ज़ करें चाइना की वीटो पावर है या हमारा कोई साथ देता है, अगर फ़र्ज़ है कोई नहीं भी साथ देता तो वहाँ से फिर इवेंचुअली एक डिसीजन मेकिंग होती है। तो अगर आपने किसी शख्स को आप इंटरनेशनल या ग्लोबल टेररिस्ट करार दिलाना है, तो वो एक ग्लोबल इदारा जो है ना वहाँ से हो सकता है, वहाँ जो अमेरिका नहीं दे सकता। हाँ, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट ये ज़रूर डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन ये उसी तरह है कि जिस तरह हम कल कलां को अमेरिकन प्रेसिडेंट को डिक्लेयर कर दें कि वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है, कि जिन्होंने इराक में उन्होंने इतनी बड़ी ज़्यादा तादाद में अमेरिका की वजह से अमवात हुई हैं, और उसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो भी क्राइसिस हो रहा है, एक कंट्री टू कंट्री आप कह तो सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है हमारा अमेरिका के साथ ताल्लुकात बायलैटरल लेवल पर हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उसका इम्पैक्ट नहीं हो सकता। हाँ, यकीनी तौर पर जब अमेरिका कहेगा, अमेरिका एक यूनिलैटरल, एक कह सकते हैं कि एक यूनि पावर है, यूनि सुपर पावर है, तो उसकी जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया के अंदर, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो हमारी इमदाद हम लेते हैं अमेरिका से, उस पे असरात होंगे। और दूसरी जो बात करें इजहार साहब, जो बयानिए की बात है, बेसिकली जो एक नैरेटिव होगा, वो जो कलबोशन के मामले पे हम तो दुनिया को नहीं बावर करवा सके, हमारे पास शवाहद भी हैं, उसका एक बालिया बयान भी है कलबोशन का, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब उस इशू को लेके, आज तक मैंने कोई भी ऐसा इंटरनेशनल फोरम नहीं देखा जहां पे उस इशू को लेके वो हाईलाइट करते हैं, और इंडिया का जो एक प्रूवन रिकॉर्ड है टेररिस्ट जो एक्टिविटीज का हमारे मुल्क के अंदर, उसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन ये साहब चले गए हैं, अब मोदी साहब गए हैं वहां पे, उन्होंने अमेरिका को दरखास्त की, अमेरिका ने दरखास्त मान ली, और हमारे ऊपर ये एक मुद्दा डाल दिया है, एक क्वेश्चन मार्क जरूर क्रिएट कर दिया है। हर वक्त हमने हाथ फैलाए होते हैं, अमेरिका से कुछ ना कुछ हमने लेना होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ी दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। देखिए इशू ये है कि हमारी कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं। जी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। निज़ामी साहब, ट्रंप और मोदी ने पाकिस्तान से डूमोर का मुतालबा किया है, क्या इंडिया की इतनी हैसियत है कि वो पाकिस्तान से ये मुतालबा कर सके? जी, आपने पिद्दी और पिद्दी का शोरबा कहा, वो नहीं है। एक तो बात यह है कि ये मैं एग्री नहीं करता इस बात से कि जी मियाँ नवाज शरीफ जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी GDP ग्रोथ जो है 7%, 7.5% जा रही है, और वो अमेरिका का अब सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन गया है, रशिया से भी ज़्यादा। अभी इस दौरे के दौरान गोल्ड मास्टर C-17 जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर एक मिला है, उस तरह के 2011 में 10 पहले मिल चुके हैं। ये $366 मिलियन का है, वो $4 बिलियन का हो चुका हुआ है। अब ये गार्डियन ड्रोन जो 20 हैं, ये यानी ये भी $2 बिलियन का सौदा है। फिर कहा गया कि जी F-16 वहाँ बनाए जाएंगे। अगरचे मुझे लगता है कि ये ऐसी ही बात है, क्योंकि अगर ट्रंप अगर F-16 बनाएगा, एक तरफ कहता है मैं जॉब्स अमेरिका में वापस ले जाऊँगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और ये मालाबार के नाम से एक्सरसाइजेस भी करेंगे इकट्ठे इनका, और ये उन्होंने इंडिया को स्टेटस दे दिया है वो जो इसराइल को हासिल है कि इनके ऊपर कोई उस तरह की पाबंदी नहीं है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह पे। मकसद कहने का ये है कि ये जो नेक्सस है, इसका असल मकसद है पाकिस्तान के अलावा चाइना को और साउथ चाइना सी को में वसी पैमाने पर कंटेन करना। अब हम चाइना को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जी $62 बिलियन की हमारी उनके साथ चल रही है, और ये कह देना ग्लोबल टाइम ने ये कह दिया। मैं हज़ार साहब के माजरत के साथ इख्तलाफ कर रहा था, ग्लोबल टाइम ने तो ये भी कहा कि इंडिया बाज रहो, तुम खिलाफ वर्जी कर रहे हो हमारी शरात की, जो उन्होंने कहा था कि 40 साल से नहीं हुई, उसको भी मद्देनजर रखें। बात यह है कि चाइना बड़ा क्लियर है, उनकी दुनिया भर में यह पॉलिसी है कि ट्रेड ओरिएंटेड और स्ट्रेटेजिक चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, ट्रेड और इकोनॉमी जो होनी चाहिए, और मैं खुद उसके हक में हूँ। जहाँ तक डू मोर का कर लेता कि डू मच मोर कह रहे हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कबाहत है जो मैंने जिक्र किया था पहले कि पुतिन कहते हैं कि अब वो तालिबान को बैक कर रहा है। अब पाकिस्तान को जितना आप लगाएंगे कॉर्नर में दीवार के साथ, तो पाकिस्तान जो है इन लोगों को जो कि अफगानिस्तान के लिए हालात मुश्किल कर रहे हैं, जहाँ पे भारत और अमेरिका का नेक्सस है, और अमेरिका वहाँ एक परमानेंट बेस बनाना चाहता है अफगानिस्तान को, तो इस सूरत में व्हाई वुड पाकिस्तान
कंटेन, जिनको बारे में कह रहे हैं डू मोर, ज़्यादा यही ना कोई ड्रोन अटैक कर देंगे सर्टेन इलाकों पे। बिल्कुल सही, ठीक है। इजहार साहब, जैसे कि निज़ामी साहब ने अभी दिफाई जो मुआहदा हुआ उसकी बात की है, डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात माजी में बेहतर नहीं रहे, लेकिन अगर मुताला किया जाए तो 2008 से अब तक अमेरिका भारत को दिफाई सामान प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अब तो ताल्लुकात भी बेहतर हो गए हैं, अब क्या सूरत हाल होगी? जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि अब मुझे भी अनइंटरप्टेड सुना जाए। जी प्लीज। बात यह है कि हम किसी सूरत में भी हुकूमत को और नवाज शरीफ को एब्जॉल्व नहीं कर सकते, हम उनको बरी उस जिम्मा नहीं करार दे सकते। क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर एज सच कोई नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि वजारत खारजा का चार्ज वजीर आजम ने अपने पास कलमदान रखा हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि मोदी के मुकाबले में नवाज शरीफ बिल्कुल फ़ाल नहीं है? तो ये कहना कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले अयूब खान के जमाने में, ज़िया के जमाने में इंडिया का वही रकबा था जो आज है, पाकिस्तान का वही रकबा था जो आज है। बात यह है कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है इट हैज गॉन डाउन द ड्रेन्स। हमारी खारजा पॉलिसी सिफर है। हम अगर वो नेक्सस बन रहा है, अगर मुतहर्रिक वो जा रहा है अमेरिका, तो हम उसका क्यों नहीं मुकाबला कर सकते? कहाँ है हमारी वजारत खारजा? कहाँ है हमारे वजीर आजम? कहाँ है हमारे वजीर खारजा? तो चीन ने अगर ये कहा है तो हम क्यों ना उसको, चीन ने ये क्यों नहीं कहा भारत को कि तुम पहले कश्मीर का वो करो? आप चीन की एक बात आपको पसंद है, आपको दूसरी बात नहीं पसंद। बात यह है कि चीन का भारत के साथ, उसने पाकिस्तान के लिए भारत के साथ ताल्लुकात में कोई कुर्बानी नहीं दी। सही। ये जिस तरह हमारे घुम्मन साहब अक्सर कहा करते हैं और सही कहा करते हैं कि ये इंटरेस्ट का दुनिया है, ये मफादात की दुनिया है। आज अगर चीन का मफादात भारत के साथ वाबस्ता है तो वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात तिजारती दिन दुगने रात चुगने बढ़ा रहा है, ताइवान के साथ बढ़ा रहा है। अरब मुल्क जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, उनके खुफिया भी ताल्लुकात हैं, जाहिर भी ताल्लुकात हैं। तो ठीक है कि ये चाइना के खिलाफ वो एक बहुत बड़ा मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन भाई हमें अपनी, जिस तरह ये खुद फरमाते हैं, अपनी मिंजी तरह डांग फेरनी चाहिए। कुछ हम भी तो करें ना, कुछ दुनिया को हम भी बताएं। हम ईरान और अरब मुल्कों को नहीं कायल कर सकते तो हम अमेरिका को कैसे कायल करेंगे? ठीक है निज़ाम साहब, आपका कमेंट भी लूंगी, लेकिन घुमर साहब की तरफ पहले जाना चाहूंगी। जी घुमर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो वो बिल्कुल इजहार साहब ने जो बात की कि देखिए बैनुल-अक़वामी जो तल्लुकात के अंदर एक ही चीज़ परमानेंट होती है, वो होता है आपके कौमी मफाद। और जिस मुल्क के साथ आपके सर्व कर रहे होंगे अच्छी तरह, तो वो आप उनके साथ चलेंगे। अभी अमेरिका को वहाँ से इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट मिल रही है, वहाँ पे अरबों डॉलर के वो वहाँ पे सारी बात ही चल रहे हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं इंडिया के साथ चलेंगे और इंडिया की बात भी मानेंगे? अब मसला ये है कि हमारा काउंटर नरेटिव क्या है। हम जो हर रोज़ बात करते हैं, हम हर प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि ये चीज़ अब मानने वाली है कि हमारी खारजा पॉलिसी फेल हो चुकी है। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो उसमें हम बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको नहीं कर सके। अपनी खारजा पॉलिसी को जिस लेवल पर लेके जाना चाहिए था उस टाइम उस पर नहीं लेके जा सके। अब उसका सिंपल सा पहलू है, ये चीज़ भी हमें मानने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है कि पिछले साल 3 अप्रैल से जब से पनामा केस आया है उसके बाद हमारी मौजूदा हुकूमत की सारी की सारा तवानाइयाँ, इनकी जो एक यकसुई जिसको चाहिए होती है इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, वो बटी पड़ी है। वो आप उस वक्त तवज्जो नहीं दे सके। आपकी सारी की सारे मिनिस्टर्स, आपकी सारी की सारा जो एक काउंटर नैरेटिव आपने आगे लेके जाना है, आपका मीडिया, आपकी PID, आपकी जो वजारत इत्तलात है, उसका वाहिद आजकल काम क्या है? आप देखें वो 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको वो नजर करते आएंगे। उसका वाहिद मकसद होगा कि आपने अपोजिशन को किस तरह रगेदना है। और एक ये बात है, गो के एक बड़ा एक ख्वाब जैसी लगती है कि पूरी दुनिया के अंदर जो जमहूरी ममालिक हैं, जहाँ पे जमहूरियत की जो ट्रेडिशंस, हमारे रवायात हैं, वहाँ पे अगर किसी भी सियासतदान के ऊपर और खसूसन अगर वो हुकूमत में बैठा है उस पर कोई इल्ज़ाम लग जाए तो वो साइड पे हट जाते हैं। वो जब तक उनके ऊपर इल्ज़ाम को वो उसको क्लीन नहीं करते उस टाइम तक वो साइड पे होके उसको फेस करके फिर आ जाते हैं। हमारे वज़ीर आज़म की जो इखलाकी पावर है वो इसमें कोई शक नहीं, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जब तक ये पनामा केस नहीं चल रहा और जब तक ये चल रहा है तब तक ये रहेगा। और मेरे ख्याल में
वो उसी वजह यह है कि अपना वो एक सिंगल माइंडेडली फोकस्ड होके हमारी जो खारजा पॉलिसी के अमूर हैं उस पर वो तवज्जो नहीं दे सके। ये बिल्कुल जो इजहार साहब की बात 16 आने खरी है, हमें एक फुल फ्लैज कुल्ली तौर पर हमें एक फॉरेन मिनिस्टर चाहिए, वो अपनी पार्टी से जिसको मर्जी लगा दें, लेकिन खुद वो इस पे टाइम नहीं दे पा रहे। उन्होंने इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन भी करनी होती है, उनकी भी इनॉग्रेशन, वो टाइम नहीं है उनके पास बेसिकली। जी मैं ये घुमन साहब एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं या पनामा केस चला लें या मुल्क चला लें, ये कोई अजीब सी बात है। बाकी रहा इजहार साहब फरमा रहे हैं खारजा पॉलिसी है, मुझे बात करने दें। खारजा पॉलिसी जो है, खारजा पॉलिसी हमें सबको पता है कहाँ बनती है और बनती रही है, उसामा बिन लादेन से लेके आज तक जो वाकयात हुए हैं। तो तीसरा सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी मुल्क की अंदरूनी स्ट्रेंथ होती है, बिल्कुल घुमन साहब ने ठीक कहा, उतनी ही खारजा पॉलिसी इफेक्टिव होती है। मैं जब कह रहा हूँ कि इंडिया की GDP ग्रोथ और सारा कुछ जो है सॉफ्ट इमेज वगैरह वगैरह जमहूरियत ये वो तो और उनकी बहुत बड़ी मार्केट जो है, तो हमें इसको अपने आप को देखना चाहिए कि वी आर टेररिज्म इन्फेस्टेड। हमारी खारजा पॉलिसी कहीं और बनती है, हमारी बाकी पॉलिसी कहीं और बनती है, हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज जो हैं बड़ी वो भी मिसप्लेस्ड हैं सारी। वो ठीक कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के जो है पनामा के अंदर करें या कुछ और करें या प्रोजेक्ट का करें। ठीक है, ब्रेक